हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपसे बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम लोग देखेंगे कुछ बहुत बेहतरीन सवाल। टेस्ट आपका एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ अच्छे सवालों का आज आपका टेस्ट है। आ जाइए, फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज वगैरह आपको क्लियर आ रही है। तो शुरू करी जाए आज की क्लास। जय हिंद सूरज, प्रद्युम्न, देव, आ जाइए जल्दी। जय हिंद वीरेंद्र, आओ फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लाता हूं, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, ठीक है? फटाफट से आ जाओ। चलिए, पहला सवाल देखते हैं, आसान है कि टफ है। मैंने भी सॉल्व नहीं किया, आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, ठीक है? देखते हैं क्या रॉट मेथड जो निकल के आता है, ठीक है? ताकि आपको पता लगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में। वैसे मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि मैं सॉल्व करके नहीं आता, ठीक है? चलिए, पहला सवाल आपके सामने है टाइम एंड वर्क का। फटाफट सेशन को शेयर करते जाओ। चलिए, इसकी बात करते हैं। कह रहे हैं कि 8 men और 17 women can paint a house in 33 days. The number of days required by 12 men and 24 women to paint such 3 houses at the same rate. ठीक है, बता दो जरा फटाफट से। ये तो आसान सवाल है, ये तो कोई टफ सवाल नहीं है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। नहीं, पहले सबसे पहले क्या किया जाए, एफिशिएंसी निकाली जाए। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। सभी लोग पेपर पेन लेकर के बैठेंगे। आज के सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है? देखिए, 8 आदमी या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिन में पेंट कर सकती है। मतलब अगर 8 आदमी पेंट करेंगे तो भी 33 दिन, 17 महिलाएं पेंट करेंगी तो भी 33 दिन में। 33 से 33 कट गया, तो यहां पर 8m इज इक्वल टू 17w, या m रेशियो w हमारे पास क्या हो गया, 17:8 हो गया। तो हमें एफिशिएंसी मिल गई 17:8। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 12 मैन एंड 24 वुमेन। अगर 12 मैन और 24 महिलाएं, 12 मैन 24 वुमेन टू पेंट सच 3 हाउसेस, ठीक है? मतलब जो इन्होंने पेंट किया है इसका 3 गुना काम करना है। इन्होंने क्या किया है, 8 आदमी या 17 महिलाओं ने एक घर पेंट किया है 33 दिन में, लेकिन जो 12 आदमी और 24 महिलाएं हैं वो क्या करेंगे, 3 घर पेंट करेंगे। मतलब 3 गुना काम करना है, ठीक है? 3 गुना काम करना है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर आप इसके बराबर कुछ भी लिख लीजिए, कितने दिनों में। अगर कहता कि सेम घर पेंट करना है तो मैं रख देता 17w इंटू 33। लेकिन कह रहा है कि ऐसे 3 घर पेंट करने हैं, मतलब जो टोटल वर्क है वो क्या है, 3 गुना है। तो भले सवालों में कुछ कुछ पोर्शन हो लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? जय हिंद आकाश, आ जाइए, शुरू हो जाइए। तो यहां से अपन लोगों को क्या करना है, जहां जहां m दिख रहा है वहां वहां रखना है हमें कितना, ये 38 नहीं है, ये 17w। मैंने क्या किया, टोटल वर्क ये रख दिया 17w इंटू 33, और हमने क्या किया, इसका 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब देखो, मैं इस पूरे में से 12 कॉमन ले सकता हूं ना। पहले मैं 12 कॉमन ले लेता हूं, और फिर m की जगह 17, w की जगह 8। तो ये जब मैंने 12 कॉमन लिया तो ये बचा m की जगह 17 हो गया। यहां से 12 कॉमन लिया, बचा 2, 8 दूनी 16w, है ना? यहां पर 16 हो गया। इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 17 इंटू डब्ल्यू कितना है, 8 है, इंटू 33 इंटू 3। तो 16 और 17 33, 33 कट गया, है ना? और 3 से गया 4 बार, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। तो कितने दिन लगेंगे, 34 डेज। क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। आया किसी का आंसर? 34 डेज हमारे पास क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? देख लीजिए फटाफट से, आसान सवाल है पहला वाला।
पहला सवाल बहुत ही आसान, सूरज का आंसर आया सी, प्रद्युम्न का आंसर आया सी, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार कोशिश करते जाएंगे, है ना। समझ में आई गया होगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अभी अपन लोग टाइम एंड वर्क ही खत्म कराता है ना। सबसे पहले कंडीशन जो रखी थी उससे एफिशिएंसी निकाली, फिर 12 मैन 24 वुमेन मिलकर कितने दिनों में कौन सा काम करना है, इसका 3 गुना, तो ये इसका 3 गुना काम करवाना है, तो हमने आंसर निकाल दिया 34 डेज। आकाश का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 करो जरा, बताओ। आज थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़ा सा आपको चैलेंज मिलने वाला है, बढ़िया, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखो, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI on a certain sum of money at 15% per annum for 2 year and 219 days is rupees 2061, then find the principal। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन में 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 2061 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि एफकेट वाले बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो एफकेट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, कभी कभी लेवल बढ़ा देता है ना। तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ चैलेंजिंग सवाल आज आपको मिलने वाले हैं, कोशिश करो इनको सॉल्व करने की। फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा। ठीक है, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं थोड़ा सॉल्व करने का, ताकि आप सॉल्व कर पाए। दो साल और 219 दिन के 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से CI और SI का अंतर जो है वो 2061 रुपए है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना था। ठीक है, मूलधन बताइए कितना था। 15% से 2 साल 219 दिन का आपको CI बताना है, SI-CI का अंतर है 2061। अब देखो टाइम लग रहा है सभी को, जैसे ही SI-CI की बात होती है आधे बच्चों ने तो सॉल्व भी नहीं किया होगा कि चलो अगला वाला सवाल करेंगे, इसको छोड़ो, है ना। देखो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, मैं इस सवाल को कैसे करूंगा कि अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास CI देखा जाए सबसे पहले, क्योंकि कठिन क्या होता है, CI होता है ना। तो 2 साल और 219 दिन का हमें CI निकालना है। अगर मैं ट्री बनाऊंगा तो ट्री से भी हो जाएगा, तो मैं दोनों तरीके आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ट्री वाला भी और मैं क्या सोच रहा हूं वो वाला भी। ठीक है, देखो 2 साल तो पूरे पूरे है ना, तो इनमें तो आपको दोनों साल 15-15% इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल तो पूरे हैं, है ना, तो आपको कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, पूरा पूरा इंटरेस्ट लगेगा 15-15%। प्रद्युम्न का आंसर आया 32,000। देखते हैं कि सही है कि नहीं है, बाकी लोग एक बार देखो क्या आंसर आ रहा है। अब इन 219 कितना ब्याज लगेगा, देखो इन 219 15% तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 365 दिन का जो ब्याज है वो है 15%, है ना। 365 दिन का ब्याज जो है वो 15% है, तो 219 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 219 दिन का ब्याज हो जाएगा 15/365 इंटू कितना 219। ठीक है, अब 219 हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, आपने 73 वाला सवाल किया है, इसमें 73 दिन का ब्याज कितना होता है याद है। तो अगर आप 73 का 3 गुना करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस 73 का 3 गुना कर दिया, क्योंकि हम लोग 73 दिन का सवाल करके आए हैं। तो अगर मैं 73 दिन देता तो आप पहचान जाते, अच्छा ये पूरे साल का 1/5 होता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 73 का दुगुना भी आप जानते हैं 146, लेकिन 3 गुना पर आपने सवाल नहीं किया होगा, गारंटी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 73 में 3 का गुणा कर दिया, तो बन गया देखो 3 × 3 9 और
7 × 21। तो सवाल ऐसे ही एग्जामिनर भी बनाता है ना, ऐसे ही एग्जामिनर भी सवाल बनाता है कि कोई मल्टीपल ले लेगा और उसमें 2 का गुणा या 3 का गुणा या 2.5 का गुणा या 1.5 का गुणा कुछ भी कर देगा। तो मेरे हिसाब से 219 जो है वो 73 का 3 गुना है ना। तो 219 पूरे साल का कितना गुना होगा? तो अगर मैं 73 से काटता हूं तो ये 5 बार कटता है और ये 3 बार कटता है, मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा? 3/5। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितनी हो जाएगी? 3/5। 5 थी 15 है ना, और 3 × 3 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी होगी? 9% होगी। पहला परसेंटेज से, ठीक है, पहला परसेंटेज से। तो अब हमारे पास जो सीआई है वो कितना है? देखो, पहले साल 15%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल कितना? 10%। आप चाहो तो इनमें एक्स वाई लगा दो, फिर इसके बाद जो कुछ है उसमें एक्स वाई लगा दो। तो अगर मैं यहां से 2 साल का सीआई निकालता हूं तो क्या बनेगा? 15 + 15 है ना, प्लस 15 × 15/100। तो 15 15 30 हो गया, और 25 15 का स्क्वायर 225, तो हो जाएगा 2.25। तो यहां से कितना आ गया? 32.25% आ गया। और यहां आप ऐड कर लीजिए इसमें 10% और इसके साथ कर लो अब, ठीक है। तो 3 साल का आपको सीआई मिल जाएगा परसेंटेज में। तो 32.25 प्लस 10 और प्लस 32.25 इंटू 10 बटे में कितना? 100। ज्यादा कठिन भी नहीं है। 32 और 10 कितना हो गया? 42, 42.25, और इसको 10 से भाग करोगे तो 3.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कठिन भी नहीं है, कैलकुलेशन करना इतना कठिन भी नहीं है कि कर ना पाओ। तो ये 25 25 50 हो गया है ना, और 42 और 3 45 हो गया। मतलब जो हमारा सीआई आया 2 साल और 19 दिन, 219 दिन का, वो सीआई हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे सर सीआई है 45.50। ऐसा ही में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहले साल 15%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल कितना? 9% है ना। तो 15 15 30 और 9 39%। ऐसा ही कितना हो गया? 39% हो गया। सीआई कितना हो गया? 45.50। तो जो डिफरेंस आ रहा है 39 और 6 45, 6.5 का डिफरेंस आ रहा है, 6.50% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारे पास 2061 के बराबर है, 2061 के बराबर है। तो प्रिंसिपल 100% होता है। 2061 बटे में 6.50 इंटू कितना हमारे पास? 100 इंटू कितना हमारे पास? 100, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा। अब इसको काट दो किससे? ये कट जाएगा 13, 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है। अब इससे इसके बाद और किससे कट रहा है? 2061 इंटू 20 बटे में कितना हमारे पास? 65 है ना। 15 15 30 और 9 39 और 6 45, ठीक है। 45 ही आ रहा है ना। 3.225, ओ सॉरी, ये 3.225 है। ये हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना। ये जो बनेगा ये 45 नहीं बनेगा, ये बनेगा 3.225 है ना। इसमें जब आप 10 का भाग देंगे तो 32 10 42, 42.25, और ये 10 का भाग दोगे तो 3.225 होगा, 225, ठीक है। जोड़ोगे तो याद आएगा 5 7 4 और 45, 45.475 होगा हमारा सीआई। सीआई जो होगा वो 45.475% होगा, और ऐसा ही हमारे पास कितना होगा? 39%। मैंने पहले कहा कि आज के सवाल चैलेंजिंग है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना बन रहा है हमारे पास? 39 और 6 45, 6.475%। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू में दे रखी है 6.475% की वैल्यू है 2061। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 2061 है ना, 2061, 2061 है, ठीक है। तो 2061 बटे में 6.475 इंटू कितना हमारे पास? 100। यहां पर 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है।
काटो पीटो इसको अब। तो ये हमारे पास हो गया 25 से अगर काटेंगे तो 25 दूनी 50, 147, 25 पंचे 125 और 125 और कितना बचा हमारे पास, 25 नंबर 225 है ना, 147 माइनस 125, 225, 259 कट गया और ये कट गया हमारे पास कितने बार, 2500 को 100, ठीक है। और ये 9 नाम 81, 25 नंबर 225, अगर 9 से गुणा करते हैं तो काटा पीटी तो हो ही नहीं रही इसमें, 5 2 7 और 9 9 7 16, 2061 कट रहा है क्या 259 से, देखना जरा। ऐसे किया था कट नहीं रहा था आगे, 259 आ गया। आप 259 को काट के देखो 2059 से ना, 2061 काट के देखते हैं अपन लोग। देखो बाकी तो किसी से कट नहीं रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, ये 3 से कट रहा है, 5 और 2 7, 9 और 7 16, ये 3 से नहीं कट रहा है। 259 का अगर हम लोग करते हैं कितना, 259 का करते हैं, देखो इसका 10 गुना हो जाएगा 2590, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 9 नाम 81, कैरी 8 हो गई है ना, 25 अट्ठे 200, 200 और 208, 2081 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देखो 9 बार कट रहा है, 9 चौको 36, 36 के लगभग आंसर आ रहा है मेरा, 36,000 के लगभग आंसर आ रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। 229, चलो एक बार फिर से देखते हैं अपन लोग ना सवाल। देखो यहां पर हमारे पास क्या था, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो CI में तो कोई दिक्कत नहीं था, एक बार और देखते हैं। CI में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल में कितना लगेगा, पहले साल 15%, फिर दूसरे साल 15% होगा, और जो 219 दिन है वो पूरे 365 दिन का कितना है, 3/5 है। तो हमने 15% का 3/5 निकाला, तो 5 दिया 15 और 3 इंटू 3 9%, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो ये भी लगा सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड पॉइंट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये भी आपको याद होगा, और इसके बाद हमारे पास एक्स वाई जेड, ये भी लग सकता है, ठीक है। और यहां से 2 डिजिट लेते थे, यहां से 2 डिजिट लेते थे, है ना। लेकिन मुझे ये ज्यादा सही लगा कि भाई पहले इनको सॉल्व कर लो, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे में 100, तो ये बन गया हमारे पास 15 15 30 और प्लस 15 15 225, 225 बटे में 100 2.25, तो ये बन गया हमारे पास 32.25। और फिर मैंने इसके साथ सॉल्व कर लिया था, अच्छा 9% था, मैंने 10 को सॉल्व कर लिया था, ओहो हो, वो 9% था, हमने 10 को सॉल्व कर लिया था, है ना। 32.25 और प्लस 9 आ रहा था और हमने 10 लिख दिया था वहां पे, है ना, तो ये गड़बड़ हो गई, तो फिर तो सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा। 32.25 इंटू 9 अपॉन कितना हमारे पास 100, और 2 जीरो और चिपका देते हैं, 32 और 9 41 हो गया, 41.25, बस यही कैलकुलेशन थी इसमें जो हमसे मिस हो गई ना। अब गुणा करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, देखो 9 पंचे 45 और 4 डेसिमल लगा देंगे 4 बार, कोई बात नहीं, 9 पंचे 45 हो गया, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 20 हो गया, और 9 दी 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, और 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है तो 2.9025 होगा। तो अब हमारे पास CI जो आया 41.25 और 2.9025 आया। जब हम इनको जोड़ करके देखेंगे तो 255, 9 और 2 11, 41 और 2 43 और 1 44, 44.1525 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इतने परसेंट CI आ रहा है, ऐसे करते तो कैलकुलेशन आती, ठीक है। और SI हमारे पास कितना आ रहा है, SI में तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 पहले साल, दूसरे साल 15 और अगले 9 महीने 219 दिन हमारे पास लगेगा 9%, तो 15 15 30 और 39, 39% हमारे पास SI है, और 44
44%, 44.1525% हमारे पास सीआई है। तो 39 और 5 44, तो 5.1525 ये डिफरेंस हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2061 है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? एक तरीका और देखेंगे इसका, 5.1525 इंटू कितना हमारे पास 100, ठीक है। यहाँ पर डीसी लौटाओगे तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, इनको मिटा दो। 1 2 3 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 25 दूनी 50, फिर 0, 25 छक्का 150, 25 से कम 25 है ना, और 2500 को 100, और 2061 से 2061 कट गया, तो 40,000 हमारे पास क्या बन रहा है? सवाल का उत्तर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है? सवाल का आंसर बन रहा है। सही है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है? सवाल का आंसर बन रहा है। 40,000 हमारे पास क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। देख लो इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अच्छा, इसका ट्री मेथड भी आपको बता देता हूं। हालांकि परसेंटेज ज्यादा आसान है। 15 15 30 प्लस 2.25, तो 32.25 तो डायरेक्ट आ सकता था। ये 32.25 तो डायरेक्ट आ जाता। बस इसमें 9 को जोड़ करके बस आपको ये परसेंटेज निकालना था, ठीक है। ट्री बनाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। देखो ऐसे बनेगा, अगर ट्री बनाएंगे इसका, तो कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है। अगर 15% देखोगे तो कितना होता है? 3/20 होता है ना। तो मान लेते हैं भाई प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है, 20 का क्यूब। 8,000 हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल मान लिया। तो अब बनाइए यहां पर ट्री, ठीक है। अब बनाइए ट्री। जब आप ट्री बनाएंगे हाँ, ट्री मेथड से भी आप कर सकते हो। अगर आप ट्री बनाओगे तो हमने प्रिंसिपल दिया नहीं था, प्रिंसिपल हमें पूछा था, तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 20 का क्यूब मान लिया, 8,000। अब पहले साल कितना ब्याज लगेगा? 3/20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा हमारे पास, 2 चौको 8, 4 दी 1200। तो पहले साल 3/20 हो गया, दूसरे साल भी कितना हो गया? 3/20 हो गया, 1200। और दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, तो 1200 का 3/20 कितना हो गया हमारे पास? 60 36 18 है ना, 180 हो गया। अब जो तीसरा साल है वो पूरा एक साल नहीं है, 219 दिन है। तो हमने क्या किया था? रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर लिया था कि भाई अगर 365 दिन ब्याज लगेगा, 365 दिन ब्याज लगेगा, तो वो लगेगा 15%। तो 219 दिन कितना ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 15/365 इंटू 219 है ना। 2 बार गया, 5 बार गया, ठीक है, 3 बार गया, 5 बार गया, 5 थी 15, 9%। तो ये पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर। ये सेकेंड ईयर हो गया। अब ये आ रहा है अगले नेक्स्ट 219 दिन। ये अगले 219 दिन आ रहे हैं, ठीक है। और अगले 219 दिन ब्याज हमें कितना लगेगा? हमें लगेगा 9%, ठीक है। तो 9% किस किस पर ब्याज लगेगा? 8,000 पर लगेगा, 1200 पर लगेगा, 1200 पर लगेगा, 180 पर लगेगा। तो 8,000 का 9% कितना हो गया हमारे पास? 720 हो गया, ठीक है। 8,000 का 9% 720 हो गया। 1200 का 9% कितना हो गया हमारे पास? 108 हो गया। इस वाले 1200 का 9% कितना हो गया? 108 हो गया। और इस 180 का 9% हमारे पास कितना हो गया? तो 18 नंबर कितना होता है? 162, 1.62 हो गया, 16.2 हो गया ना। अगर अपन लोग देखें तो 180 इंटू 9/100, 18 नंबर 162, तो 16.2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 16.2 हमारे पास क्या हो गया? ये 180 का 9% हो गया। तो मेरे हिसाब से 2 साल और 219 दिन का जो SI/CI का डिफरेंस आता है वो ये आता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? SI है ना। उसके बाद ये पूरा CI है। तो ये हमारे पास 2 साल और 219 दिन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 108 और 108, 216, 216 और 16 कितना? 232, 232.2, और 232.2 में हम लोग कितना जोड़ देंगे? 180 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो बन गया 2, ये बन गया 2, 8 3 11, 2 3 और 1 4, ठीक है। 412.2 बन गया। अब ये 412
0.2 की जो वैल्यू है वो 2061 है, तो हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 8000 माना था, तो 8000 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो 2061 अपॉन कितना 412.2 इनटू कितना हमारे पास 8000, ठीक है। अगर यहां पर डेसिमल हटाओगे तो यहां पर 0 आएगा, और 20 ये 2 बार कट रहा है, देखो ये 2 बार कट रहा है पूरा पूरा, और ये 2 से कट रहा है 4 बार, तो 40,000 यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 40,000 हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो अगर आपको ट्री मेथड ज्यादा आसान लग रहा है तो आप ट्री मेथड से कर लीजिए, परसेंटेज ज्यादा आसान लगता है तो आप परसेंटेज से कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 40,000 बन जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई, क्या किया मैंने, देखो ये ऊपर था 2061, नीचे था हमारे पास 4122, यहां पर कितना था 100 था, ये 8000 था, और एक जीरो और आ गया था, तो 80,000 हो गया था, ठीक है। अब इसका अगर आप दोगुना करोगे तो आपको मिलेगा 4122, है ना, 2 का गुणा करके देख लो, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 1, 2 दूनी 4, और 2 से कट रहा है 40,000। तो प्रिंसिपल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 40,000 आएगा। मजा आया कि नहीं आया, दिमाग की बत्ती जल गई होगी, है ना। तो पहली बार में हमने गलती करी थी जोड़ने में, दूसरे बार में गलती करी हमने 9 को 10% मानने में, ठीक है, तब जाकर के तीसरी बार में ये सवाल सॉल्व हुआ है। तो ये बताता है कि ये गलतियां आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्ट अ बिजनेस by investing a capital rupees 20,000 and 35,000 and decided to share their profit according to their capital. But C joins the business on a condition that they will distribute the profit equally, that is 1:1:1. And for that, C gives 2,20,000 to A and B. Find in which ratio A and B will distribute the amount. ठीक है। सवाल है पार्टनरशिप का। सवाल कह रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, और इन्होंने 20,000 और 35,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया, और ये डिसाइड हुआ कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बांटा जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में बांटा जाएगा, मतलब टाइम से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या हुआ, सी आ गया बिजनेस में, और सी की कंडीशन ये है कि सी तभी ज्वाइन करेगा बिजनेस जब ये तीनों जो प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटते हैं, इक्वली मतलब 1:1:1 बांटते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था ए और बी ने, सी आया बाद में, तो इसके लिए सी ने कितने रुपए दिए, 2,20,000 रुपए दिए ए और बी को। कह रहा है फाइंड इन विच रेशियो ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ इस 2,20,000 रुपए को ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, बस आपको अनुपात बताना है कि किस अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो बताना है। तो क्या है, देखो ए और बी दो लोग थे, और ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 20,000 रुपए से, और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस 35,000 रुपए से। तो अगर इनके इन्वेस्टमेंट का या कैपिटल का रेशियो देखोगे तो 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, है ना। अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 4:7 बनेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ये इनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल में कह रहा है, ठीक है। मतलब अगर 11 रुपए प्रॉफिट था, अगर मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 7 4 11, 11 की जगह आप 44 मान लो या 22 मान लो या 11 मान लो, जो भी आपका मन करे, तो टोटल प्रॉफिट हमने 11 मान लिया। कि अगर 11 रुपए का प्रॉफिट था ना, उसमें ए को मिलता 4 रुपए और बी को मिलता कितना 7 रुपए, लेकिन ये जो 11 रुपए है ये सी के आ जाने से तीनों में बराबर बराबर बटा,
ये जो 11 रुपए है सी को बिजनेस में लाना था, तो इस कंडीशन पे लाए सी को बिजनेस में कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो अगर टोटल प्रॉफिट 11 रुपए है तो 11 को तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा सबको, 11/3, 11/3 और 11/3 मिलेगा नहीं मिलेगा? तीनों को कितना कितना मिलेगा, 11/3, 11/3, 11/3। ठीक है, या फिर आप इसको टोटल 33 मान लो तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं आएगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 33 रुपए था, तो ये 11 रुपए मिल जाएगा, इसको भी 11 मिल जाएगा, इसको भी 11 मिल जाएगा। आप 33 मान लोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो 11/3 से भी हो जाएगा, तो अपन लोग 33 ही मान लेते हैं। मान लिया कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 33 रुपए, 11 का मल्टीपल मानना है बस। तो अगर 33 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ था और 3 लोगों में बट रहा है तो 11:11:11 में बटना चाहिए, है ना। सी इसी कंडीशन पे आया है कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो तीनों आपस में बांटेंगे 1:1:1 में, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया भाई, टोटल प्रॉफिट मान लिया 33 रुपए। जब 33 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो एबीसी में बटेगा वो 11:11:11 में। ए को 11 मिल जाएगा, बी को 11 मिल जाएगा और सी को भी 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि सी ने प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा कि मैं 2,20,000 रुपए दूंगा, है ना। कितने रुपए दूंगा, 2,20,000 रुपए दूंगा। और ये 2,20,000 किस में बांटे जाएंगे, ए और बी में, क्योंकि भाई बिजनेस तो स्टार्ट किया था ए और बी ने। तो जो इन्हें लॉस होगा उसी रेस में बांट दिया जाएगा, जो इन्हें लॉस होगा उसी रेस में बांट दिया जाएगा। आप अगर देख पा रहे होंगे कि जब अगर टोटल प्रॉफिट 33 रुपए था, अगर टोटल प्रॉफिट 33 रुपए था तब ए को कितना मिलता, तो आप कहते सर 11 की वैल्यू 33 है तो ये 3 गुना माना है हमने, तो ए को मिलता 12 रुपए और बी को मिलते 21 रुपए। ए को मिलते 12 रुपए और बी को मिलते 21 रुपए। तो बी को कितने का लॉस हो रहा है, देखो बी को मिलना चाहिए था 12, मिल कितना रहा है 11। तो बी क्या करेगा, जो 1 रुपए है वो कहां से कंपनसेट करेगा, जो सी दे रहा है पैसे उससे कंपनसेट करेगा। तो ए को मिल जाएगा 1 यूनिट, इसमें से 1 यूनिट मिल जाएगा ए को, और बी को मिल रहे थे 21। कब, जब 33 रुपए 4:7 में बट रहा था। लेकिन अब बी को कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 11 रुपए, जब ये 33 रुपए तीनों में बराबर बराबर बट रहा है। तो बी को कितना लॉस हो रहा है, बी को 10 यूनिट कम मिल रहा है। तो ये जो 2,20,000 रुपए है ये ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, 1:10 में। सिंपल सा सवाल है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 1:10, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ए और बी दो लोग हैं, प्रॉफिट का रेशियो 4:7 है, लेकिन सी आ गया, सी ने कहा कि मैं तभी ज्वाइन करूंगा बिजनेस जब टोटल प्रॉफिट जो होगा वो तीनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए 2,20,000 रुपए दिए गए टोटल, है ना। तो अगर हमने टोटल प्रॉफिट 33 माना है तो उस 33 में ए और बी को कितना कितना मिलता, तो ए को मिलते 12 रुपए और बी को मिलते 21 रुपए। लेकिन जब ये प्रॉफिट तीनों में बराबर बराबर बांटा गया तो ए को मिला 11, बी को मिला 11 और सी को मिला 11। तो ए का देखोगे तो 12 रुपए मिलना चाहिए था, 11 मिल रहा है तो 1 का लॉस है, कहां से पूरा करेगा भाई, 2,20,000 रुपए से। बी को मिल रहे थे 21 रुपए, यहां पर 11 रुपए मिल रहे हैं तो बी को लॉस कितने का है, 10 रुपए का है, कहां से कंपनसेट करेगा, वो जो सी ने 2,20,000 रुपए दिए उनसे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इस सवाल का कि जो 2,20,000 रुपए है वो ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, 1:10 में बांटेंगे। तो आसान सवाल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो इसी का ये हिंदी वाला है, सेम सवाल आपका हिंदी में है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि रघु बीइंग अ वर्किंग पार्टनर
gets 35% of the profit as salary. The remaining is shared between Raghu, Ravi, Shyam in the ratio 4:5:6. If Raghu gets 62,800, find the difference between the share of Ravi and Shyam. Find the difference between the share of Ravi and Shyam. बताइए जरा क्या आंसर बनेगा इसका, करो जरा कोशिश। सवाल कह रहा है रघु वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए उसको टोटल प्रॉफिट का 35% मिल जाता है सैलरी के रूप में। मतलब ये फिक्स है कि अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो 35 रुपए किसको मिलेगा, रघु को मिलना ही मिलना है। बाकी जो 65 रुपए होगा वो बांटा जाएगा रघु, रवि एंड श्याम में 4:5:6 में। कह रहा है कि अगर रघु को कुल मिलाकर के 62,500 मिलते हैं, then find the difference between the share of रवि एंड श्याम। तो रवि और श्याम का आपको शेयर का डिफरेंस बताना है कि जो प्रॉफिट है उसमें रवि और श्याम का डिफरेंस कितना है। ठीक है, देखो यार ये भी आसान है। कैसे, अगर हम लोग मानते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, अगर टोटल प्रॉफिट मान लिया जाए 100 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए में से जो 35% है मतलब 35 रुपए, ये तो सीधा सीधा चला जाएगा किसको, रघु को चला जाएगा। ये तो सीधा सीधा किसको चला जाएगा, ये सीधा सीधा चला जाएगा रघु को। अब बचा कितना, 65 रुपए। ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रघु है ना, इसके बाद रवि एंड श्याम, रघु, रवि और श्याम में, ये तीनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो होगा 4:5:6 में। ठीक है, अच्छा इसमें रघु को कितना मिलेगा, 100 जो टोटल प्रॉफिट था उसमें तो सीधा 35 रुपए मिल गया था रघु को। बाकी जो 65% है या 65 रुपए है उसमें भी रघु को मिलेगा। किस में कितना मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा ना, तो और कितना मिल जाएगा रघु को, बताओ जरा। तो आप कहेंगे से रघु को यहां पर मिल जाएगा 4/6, 5, 11, 4, 15, तो 65 में कितना, तो 15 से कट जाएगा कितने बार, 15 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा, 3, 5, 15 और 3 से कट जाएगा 13 बार, 13 चौको 52/5, 52/5। ठीक है, 52/5। अब देखो ये फ्रैक्शन में आगे चीजें, एक काम करते हैं कि 4:5:6, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15। टोटल प्रॉफिट अपन लोग 150 मान लेते हैं तो ये फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट 150 मान लिया जाए या 1500 मान लिया जाए तो 1500 का 35% किसको मिल रहा है, रघु को मिल रहा है। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि ज्यादा कैलकुलेशन ना आए। 35% किसको मिलेगा, रघु को मिलेगा। तो 1500 का 35% कितना हो गया, 15×5=75, कैरी 7 होगी, 15×3=45 और 7 कितना हमारे पास 49, तो 495 कितना किसको मिल गया, रघु को मिल गया। अब बाकी कितना बचा, 1050, 1005 है ना, 1005 भाई, 15×5=75, कैरी 7 हो गई, 15×3=45 और 45 है, सॉरी 15×3=45 और 7 कितना 52, 525 है ना। तो रघु को मिला 525, तो बाकी 500 घटाएंगे तो 1000, 975 रुपए बांटा जाएगा ए, बी और सी में। किस अनुपात में, 4:5:6 में, 4:5:6 में बांटा जाएगा रघु, रवि और श्याम में। तो इसमें रघु को कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा रघु को 4/15 इंटू 975, तो 15×6=90 और 15×5=75। देखो अब आराम से कट गया ना, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। 15×6=90, 15×5=75, 65 इंटू 4 कितना हो गया, तो आपको सर 5×20 और 24 हो तो 26, 260 रुपए किसको मिल गए, रघु को मिल गए ना। तो रघु को टोटल कितना मिल रहा है, रघु को मिल रहा है देखो 525 यहाँ पर, 260 यहाँ पे, तो 5 और 2 60, 5 और 2 7 हो गया 700, 785 की वैल्यू कितनी है, 62,500, 62,800।
तो यहां से अपन लोग टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, 1500 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1500 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 975 की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, 975 की, तो 62,800 बटे में 785 इंटू कितना हमारे पास 975, तो 25 थी 75, 25 से नहीं कट रहा है, 15 से काटते हैं, 15 पना 75 और 3 15 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और इसके बाद 2 बच गया, 55 25 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 एकम 5 5 नम 45 और 55 25 195, 157 से कटेगा ये, 7 छंग 15 चौको 60 7 चौको 28, हाँ ये कट गया 4 बार। ठीक है, ये 400 बार कट गया, तो 195 इंटू 400, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ रवि एंड श्याम। रवि और श्याम का डिफरेंस कितना है, देखो ये हमारे पास है, यहां पर अगर 975 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 195 इंटू 400 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा देखो 975 का, अगर आप देखोगे टोटल 6 5 11 4 15 ना, एक की वैल्यू कितनी आई थी 65 इंटू 4, निकाल लो आप यहां से कि रवि को कितना मिलेगा, रवि को मिलेगा, अब ये वैल्यू मिलेगी ना मुझे, ये मिलेगा 5 बटे में 15 इंटू कितना 195 इंटू 400। ठीक है, 15 कम 15 15 थी 45 और 5 को 20 13 दूनी 26। ठीक है, 26,000 मिलेगा रवि को, शाम को कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा शाम को 6 बटे 15 इंटू 195 इंटू 400, 15 कम 15 15 थी 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 6, या और काट सकते थे, 13 से 78 78 इंटू 400। ठीक है, तो 2 जीरो आ गए और 4 अट्ठे 32 3 7 चौको 28 और 3 31, 31,000 कितना 200, 26,000 से 7 चौको 28 28 और 3 31 है ना, ये 26,000 से 31,200, तो 26 और 5 31 5200 रुपए हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा 5200 है ना। सीएपीएफ में एज रिलैक्सेशन, हाँ सीएपीएफ में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, देख लो इसको, हाँ सीएपीएफ में हर साल तो अभी तक तो रहता है ना, हर साल आपका रिलैक्सेशन होता है। ठीक, तो ये हमारे पास इस सवाल का उत्तर बन गया 5200। अच्छा, इसमें अगर हम x मानते तब भी दिक्कत तो रहती, अगर हम लोग ऐसे करते देखो 35% हमारे पास कितना होता है, 35% होता है हमारे पास 35 बटे 100, 5 सत्ते 35 5 दूनी 10, और ये कितना बन रहा था 6 5 11 4 15, तो 15 और 20 का कोई एलसीएम अगर अपन लोग 600 मान लेते, अगर टोटल प्रॉफिट को 600 मान लेते तब भी हो जाता आराम से। ठीक है, एक्स मान लेते तब भी हो जाता। समझ नहीं आया, देखो क्या था, एक्स मान के बताओ एक बार, एक्स मान करके देख लो। मैंने क्या कहा था कि आज के सारे सवाल थोड़े से या तो कैलकुलेशन या फिर किसी भी तरीके से अच्छे लेवल के, अगर अपन लोग टोटल प्रॉफिट मानते हैं एक्स, ये सवाल ऐसा था कि अगर टोटल प्रॉफिट हुआ आपको x रुपए, तो x का 35% सीधा सीधा किसको जाएगा, रघु को जाएगा, और जो बाकी बचा है x का 65% वो तीनों में डिवाइड होगा, रघु में, रवि में और श्याम में, 3 लोग हैं, ये किस अनुपात में बटेगा, 4:5 5:6 में।
तो कह रहा है कि अगर रघु को कुल मिलाकर के 62,800 रुपए मिले हैं तो बताइए कि रवि और श्याम का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं पूछूं कि x के 65% में रघु को इतना मिलेगा, तो रघु को टोटल कितना मिला, रघु को x में से 35% मिल गया, प्लस यहां से भी मिलेगा उसको x के 65% से भी उसको मिलेगा 4/15, है ना, 4/15 भी आपको मिलेगा। और ये जो टोटल है ये किसके बराबर है, तो आपने कहा सर ये 62,800 के बराबर है। आप x से चाहो तो x से भी कर सकते हो, 5 से काटेंगे, 5 थी 15, 5 से कट जाएगा 13 बार। तो ये कितना बन गया, देखो x का 35% और प्लस हमारे पास कितना 13 चौको 52%, x का 52% अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 62,800 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3 35 थी 105 हो गया, 105 प्लस 52 कितना हो गया हमारे पास 157। तो x का 157% बराबर कितना हो गया हमारे पास 62800 इंटू 3। तो यहां से x मिल जाएगा मुझे 62,800 इंटू 3 बटे में कितना 157, और परसेंटेज हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ये 4 बार कट रहा था, है ना, 400, 4 थी 12, तो x हमारे पास कितना आ गया 1 2 3 4, 1,20,000 हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अब 1,20,000 तो टोटल प्रॉफिट है। ठीक, इसका 35% आप हटा दीजिए, इसका 65% निकाल लो। तो 1,20,000 का 65% अगर निकालूंगा तो 2 जीरो हट जाएंगे, 1200 इंटू 65 ये बनेगा, 2 जीरो आगे, 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 छक 72 और 6 78। यहां पर जो आएगा 78,000 आएगा। 78,000 रुपए को बांटना है किस अनुपात में, 5:6 में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू 78,000 है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी 78,000 बटे में कितना 15। तो काट दो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 2600 बार कट जाएगा, 26,000 बार कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 5200 बार। ठीक है, तो 5200 हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। तो आप चाहें तो x से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप x से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जहां से आपको आसान लगे। मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था कि फ्रैक्शन ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, टोटल प्रॉफिट को 1500 मान लिया था। अब 1500 का 35% हमारे पास आया था 525, तो भाई 525 हमने किसको दे दिया, एक्स वाले से आगे समझ में। अब मैं क्या करता हूं कि कोशिश करता हूं कि एक्स ना मानूं। पहले बार तो अपन लोग जब सवाल सॉल्व करते हैं तो एक्स नहीं मानने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता है तब अपन लोग एक्स मानते हैं ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, आपने एक्स माना, मैंने टोटल प्रॉफिट 1500 मान लिया, क्योंकि वैल्यू से सवाल थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, एक्स अगर समझ में आ रहा है तो एक्स से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक्स का 1500 माना था, बस ये था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी का ये हिंदी वाला है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, कह रहा है कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 is 4:1, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द बॉयज इन द क्लासेस। आसान सवाल है ये तो आसान सवाल है कि नहीं, ये आसान सवाल है कि भाई जो लड़कों का एवरेज है, एवरेज ऑफ बॉयज, वो क्या है 2 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या से दुगना है। जो लड़कों का एवरेज है वो लड़कियों की संख्या का दुगना है। ठीक है, बात समझ में आई ना। और यहां पर टोटल बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और इन 50 बच्चों में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:1 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो अगर मैं यहां पर लड़कियां निकालूं, भाई लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर ये 5
की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो लड़कियां कितनी है 10 है, लड़के कितने हैं 40 है। लड़कियां 10 है, लड़के 40 है, ठीक है। तो हमें यहां से एवरेज मिल जाएगा लड़कों का, बिल्कुल एवरेज मिल जाएगा लड़कों का, क्या 2 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10 है, लड़कों का एवरेज कितना आ गया 20 आ गया। अगर लड़कों का एवरेज 20 है और टोटल लड़के हमारे पास 40 है, तो सम ऑफ एजेस मिल जाएगा हमें 800। 800 हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बन गया, सवाल का आंसर बन गया। बिल्कुल सूरज का एकदम सही है, ये तो आसान सवाल है ना। ये वाला सवाल बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 50 मिनट हो गए, हम केवल 5 सवाल कर पाए, लेकिन सवाल हमारे बहुत तगड़े हैं नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 भी आसान है। कह रहा है ए बोट गोज अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको यू दिया है कितना, यू दे रखा है 30, वी दे रखा है 20, एक्स आपसे पूछ रहा है, एक्स क्या होता है यू प्लस बी बटे में 2, तो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। 30 + 20 50 बटे 2 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, सवाल का आंसर बन जाएगा। तो ये भी आसान सवाल था, इसमें भी कोई दम नहीं था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप्स, द फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same time as the third pipe alone. The second pipe alone fills the pool in 7 hours faster than the first pipe and 9 hours slower than the third pipe. In what time second and third pipe together fill the pool? ठीक है, इसका हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए आप। हिंदी में यह है कि एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाया जाता है, जितने समय में पहले 2 पाइप स्विमिंग पूल भर सकता है, उतने समय में तीसरा पाइप स्विमिंग पूल को भर देता है। दूसरा पाइप स्विमिंग पूल को पहले पाइप की अपेक्षा 7 घंटे तेजी से भरता है, जबकि तीसरे पाइप की अपेक्षा 9 घंटे धीमे भरता है। तो कितने समय में दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को भर देंगे। ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, जो बच्चे ऐप वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि अगर ए बी और ए प्लस बी, अगर ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेले उसे x प्लस ए दिन में करता है, बी उसे x प्लस बी दिन में करता है, तो x बराबर क्या होता है, रूट के अंदर ए बी होता है। जानते हो x बराबर क्या होता है, रूट के अंदर ए बी होता है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है, थोड़ा सा घुमाया गया है। कह रहे हैं कि ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप्स, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप फिटेड, पहला ए, दूसरा बी, है ना, और तीसरा सी। कह रहा है कि फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर पहले 2 नलों को आप एक साथ ओपन करेंगे तो फिल द पूल इन द सेम एज द थर्ड पाइप अलोन। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो सी है, सी अकेले पूरा जो पूल है वो उतने समय में ही भरेगा जितने समय में ए और बी दोनों एक साथ भरते हैं। तो यहां पर भले आपको 3 नल दिख रहे हैं, लेकिन जो तीसरा नल अकेले है वो ए प्लस बी के बराबर है। तो ये कंडीशन बन गई, ए प्लस बी, बी और ए, देख लो ध्यान से, बन गई ना, कि यहां पर तीसरा नल सी है, लेकिन सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी हमें दिया हुआ है। ठीक, अब सवाल पढ़ो एक बार फिर से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि द सेकेंड पाइप अलोन फिल्स द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। जो दूसरा नल है वो पहले नल से 7 घंटे तेजी से टैंक भरता है। मतलब अगर ये x घंटे भरता होगा तो x - 7 घंटे में, एंड 9 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और तीसरे पाइप से इसको 9 घंटे ज्यादा लगते हैं, है ना।
मतलब जो बी ए है वो बी से 7 घंटे ज्यादा लेगा और जो बी है वो सी से 9 घंटे ज्यादा लेगा। तो अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 9 और 7 16, बी से भी कट जाएगा कि ए जो है वो सी से कितने घंटे ज्यादा लेगा। अगर दोनों कंडीशन को आप कंबाइन करते हैं कि जो दूसरा नल है वो पहले नल से 7 घंटे ज्यादा लेता है और जो दूसरा नल है वो तीसरे नल से 9 घंटे ज्यादा लेता है ना। तो अगर दोनों कंडीशन को कंबाइन करा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहला नल है वो तीसरे नल से 16 घंटे ज्यादा लेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास अगर ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है, तो यहां से यहां तक ए टाइम ज्यादा लगना चाहिए, यहां से यहां तक प्लस का बी होना चाहिए ना। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। यहां पर ऐसी कंडीशन रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां से अपन लोग साथ हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये x है तो ये x प्लस 16 है और ये x प्लस 9 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, रूट के अंदर ए बी। तो a और b हमारे पास कितना हो गया, 16 और 9 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब अगर x बराबर 12 आ गया मतलब दोनों मिलकर टैंक को भर लेते हैं 12 घंटे में। 12 और 9 21, बी अकेले भरेगा 9 घंटे ज्यादा में 21 घंटे में, और इसको लग जाएंगे 12 और 16 कितना, 28 घंटे। तो हमें पता लग गया कि तीनों नल टैंक को कितने कितने समय में भर लेते हैं ना। तीनों नल टैंक को कितने समय में भर लेते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा था, इन व्हाट टाइम सेकेंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर कैन फिल द टैंक। तो भाई दूसरा नल कितनी देर में भर रहा है, 21 घंटे में, और तीसरा नल भर रहा है 12 घंटे में। एलसीएम कितना हो गया, 84 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 84 हो गया, 21 चौको 84, 12 से 84, दोनों मिलकर भरेंगे 84 बटे में 11। ठीक है, 84 बटे 11 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो 84 बटे में 11 हमारे पास क्या बन जाएगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। आपको ये कंडीशन बनानी थी कि अगर ए और बी मिलकर x घंटे में काम करते हैं तो ए का आना चाहिए x प्लस ए और बी का टाइम होना चाहिए x प्लस बी। इसीलिए हमने क्या किया कि अगर ए और बी मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना काम सी करता है, तो अगर ये टैंक भरता है x घंटे में तो ये ए अकेले भरेगा x प्लस 16 घंटे में और बी अकेले भरेगा x प्लस 9 घंटे में। ये कंडीशन हमने बनाई। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। चले आगे। बताओ फटाफट से, चीजें समझ में आई हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और बेहतरीन सवाल है। इसको देखो जरा फटाफट से। मैं चाहूंगा कि ये आप पढ़ लें, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए एक बार फटाफट से। ठीक है, पढ़ो जरा इस सवाल को, करके बताओ जरा मुझे फटाफट से। पढ़ लिया, समझ में आया कुछ, बताओ कैसे किया जाए। कह रहे कि ये पाइप A takes 3/5 of the time required by pipe B
to fill the empty tank individually. When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipe A and B, it takes 7/9 more time to fill the empty tank than it takes normally when only pipe A and B are open together. If it takes 42 hours to fill when all the three pipes are open simultaneously, then in what time pipe C can empty the full tank operating alone? क्या आंसर बनेगा इसका? हिंदी वाले पढ़ना है, हिंदी वाला पढ़ लो, पढ़ लीजिए हिंदी वाला, देख लो। हिंदी वाला पढ़ लो। आया कुछ आंसर? चलिए सॉल्व करते हैं ना। कह रहा है पाइप A takes 3/5 of the time required by pipe P to fill the empty tank individually. When an outlet C is also opened simultaneously with pipe A and B, it takes 7/9 more time to fill the empty tank than it takes normally when only pipe A and B are open together. If it takes 42 hours to fill when all the three pipes are open simultaneously, then in what time pipe C can empty the full tank operating alone? नहीं आया किसी का? देखो जरा, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले देख लो क्या क्या दिया है, फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। कह रहा है पाइप A टेक्स 3/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप B। इसका मतलब हमें A और B के टाइम का रेशो दे रखा है कि अगर B को पूरा टैंक भरने में 5 घंटे लगते होंगे तो A को लगते होंगे 3 घंटे, है ना। ये तो कह रहा है पाइप A टेक्स 3/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप B टू फिल द एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली। मतलब अगर B अकेले पूरा टैंक 5 घंटे में भरता होगा तो A भरता होगा 3 घंटे में, ठीक है। मतलब ये इनके टाइम का रेशो हो गया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे जो जो दिया है मैं बस वो लिख रहा हूं, ठीक है। अब आगे आपको क्या दिया है कि when an outlet pipe C is also opened simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक साथ में खोल दिया जाए, है ना। तब कह रहा है with pipe A and B it takes 7/9 more time to fill the empty tank than it takes normally when only pipe A and B are opened together। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, यहां से ये पता चल गया कि जब तीनों नल आप एक साथ ओपन करेंगे तो आपको 7/9 ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप A और B दोनों को ओपन करते, है ना, दोनों भरने वाले नल को ओपन करते और आप भरने वाले के साथ एक खाली करने वाला नल भी ओपन करते आप, तो कह रहा है कि इट टेक्स 7/9 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक देन इट टेक्स नॉर्मली व्हेन ओनली पाइप A एंड पाइप B आर ओपन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों भरने वाले नल आप ओपन करेंगे, उनको अगर मिलकर के 9 घंटे टाइम लगता है तो जब आप तीनों नल ओपन करेंगे तो आपको 7 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब आपको 16 घंटे लगेंगे।
कितने घंटे लगेंगे आपको? 16 घंटे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। सवाल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि तसल्ली से, प्यार से, आराम से सवाल पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि इफ इट टेक्स 42 आवर्स टू फिल व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली। तो आप एक बात बताओ, सवाल तो कह रहा है कि जब तीनों नल एक साथ चलते हैं तो टैंक भर जाता है 16 घंटे में, और यहां पर तो कह रहा है कि टैंक भर जाता है 42 घंटे में। तो क्या 16 की वैल्यू 42 हो गई? बताओ जरा मुझे, क्या 16 की वैल्यू 42 हो गई? और अगर 16 की वैल्यू 42 हो गई तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 बटे में 16 इंटू कितना? 9। 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 14 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, 63 बटे 2 हो गया। मतलब अगर इनको तीनों को मिलकर के 42 घंटे लगते हैं टैंक को भरने में, ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर टाइम लगेगा कितना? 63 बटे में 2। लगेगा नहीं लगेगा? अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है? 42 है, और a प्लस बी हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे सर 63/2 है। तो 42 और 63 का एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या बनेगा? देखो 42/1 और 63/2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 दूनी 42, 21 63, तो 21 इंटू 6 हो जाएगा, है ना? 126 हमारे पास क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। देखो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 63/2 आ रहा था, तो 126 हमारे पास क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो 42 से कट जाएगा 3 बार, और 63 दूनी 2 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये हमारे पास ये नल मिलकर के क्या करते हैं? 4 लीटर टैंक में पानी भरते हैं ना। ये दोनों नल मिलकर के 4 लीटर पानी टैंक में भरते हैं। तो यहां पर भी ये 4 लीटर पानी टैंक में भर रहे होंगे, यहां पर भी ये 4 लीटर पानी टैंक में भर रहे होंगे। लेकिन जब हमारा नल सी चल रहा है ना, क्योंकि सी का काम है खाली करना। सी का काम क्या है? खाली करना। तो अगर सी अकेले चल रहा है तो सी के चलने से टैंक में पानी कितना जा रहा है? 3 लीटर जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है सी क्या कर रहा होगा? टैंक में से पानी 1 लीटर पानी क्या कर रहा होगा? टैंक में से खाली कर रहा होगा, है ना? तो इस हिसाब से सी अकेला टैंक कितने देर में खाली करेगा? 126 बटे में 1, मतलब 126 आवर्स। ठीक है, 126 आवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। लेकिन ऑप्शन में तो 63, 45, 54 है। ठीक है, भैया टाइम का तो रेशो है, हमने कोई गलती तो करी नहीं है। देखो ये टाइम का ही तो रेशो है, सवाल ही तो कह रहा था, सवाल ही तो कह रहा है, सवाल तो कह रहा है कि व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज आल्सो ओपन साइमल्टेनियसली विद पाइप ए एंड बी, मतलब ए और बी के साथ आपने सी को ओपन कर दिया, इट टेक्स 7/9 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक, है ना, देन इट टेक्स नॉर्मली व्हेन ओनली पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर। तो अगर ए और बी मिलकर के 9 घंटे में टैंक भरते हैं तो ए बी सी मिलकर भरते होंगे 9 और 7 16 घंटे में ना, ये तो है। देखो जरा ध्यान से। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, एक चीज और कर लेते हैं। यहां से अगर हमें ए और बी का टाइम का रेशो है, चलो ये काम और कर लेते हैं। अगर यहां से मेरे पास ए और बी के टाइम का रेशो आ गया तो इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा? 5:3 आ जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 5:3 आ गया। अच्छा यहां पर अगर हमारे पास टाइम का रेशो कितना है? अगर यहां पर हमारे पास टाइम का रेशो है 16:9, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास? इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 9:16। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहां पर 16 है, यहां पर 5 और 3 8 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 आ गई, बी की एफिशिएंसी 6 आ गई, है ना? तो अब यहां से अगर अपन लोग देखें कि
ए और बी मिलकर अगर टैंक भरते होंगे तो टैंक में 16 लीटर पानी जाता होगा, लेकिन जा तो रहा है 9 लीटर, तो 7 इसने खाली किया होगा, फिर 7 लीटर ये क्या करता होगा, खाली करता होगा, है ना। तो खाली करने वाले की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर यहां से आ गई 7, यहां से हमारे पास 7 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा था कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भर जाएगा 42 घंटों में। तो यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई, कि अगर तीनों नल एक साथ खोलते हैं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है, तो 42 घंटे में कितना भरेगा, इतना भरेगा। और ये खाली करवाना है किससे, सी से, तो 7 7 6 42, 9 छक्के 54, 54 आवर्स हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। उसमें हमने इन दोनों को बराबर नहीं किया था तो ये गड़बड़ हो गई थी ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 52 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अपन ने वहां पे भी गलती करी थी, कोई बात नहीं, उस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कर सकते हो, अगर आप वहां पर हमने कोई मिस्टेक करी थी तो ये ज्यादा आसान बन गया। देखो कि ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का रेशियो 3:5, एफिशिएंसी का रेशियो 5:3, ठीक है। और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी है 16:9, ये टाइम का रेशियो है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 9:16। अगर ए और बी मिलकर 1 घंटे में 16 लीटर पानी भरते हैं तो यहां पर भी 16 भरना चाहिए, 8 भर रहे थे, 2 गुणा किया, तो यहां से मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता लग गई 10 और 6। अब तीनों नल जब एक साथ चलते हैं तो टैंक में 9 लीटर पानी आता है, जब ये दोनों चल रहे होंगे तो 16 भर रहा होगा, तो सी क्या कर रहा होगा, 7 लीटर पानी खाली कर रहा होगा, तभी तो 9 बनेगा। तो 16 में से 7 गया तभी तो 9 बनेगा। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो 7 लीटर है। सी जो है वो 1 घंटे में 7 लीटर पानी क्या करता है, खाली करता है। अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, है ना। तो हमें क्या दिया था कि तीनों नल मिलकर 42 घंटे में टैंक को भर लेते हैं, तो तीनों नल मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं, तो 42 घंटे में कितना, इतना, इसको खाली करवाना है किससे, सी से। एफिशिएंसी कितनी, 7 है, 7 6 42, 9 छक्के 54, 54 आवर्स क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर बन जाएगा। फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है ना। अगर वैसे किया था तो एक बार वैसे ही बता देता हूं, वैसे ये ज्यादा आसान हो गया, नहीं हो गया। देखो हमने क्या किया, हमारे पास ए और बी के टाइम का रेशियो था 3:5, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 5:3, ये 3:5 था, इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 5:3, ठीक है। इसके बाद ये दिया था कि अगर तीनों नल आप एक साथ ओपन करते हैं तो आपको दोनों नल एक साथ ओपन करने से 7/9 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर आप दोनों भरने वाले नल ओपन करेंगे तो 9 घंटे में टैंक भरेगा, एक खाली करने वाला नल ओपन कर देंगे तो आपको 7 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये टाइम का रेशियो था, तो यहां से मैंने इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, 9:16 आ गया। तो अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहां पर 16 है तो यहां पर भी कितना होना चाहिए, 16, 2 से गुणा किया, यहां पर भी 2 से गुणा, यहां पर भी 2 से गुणा, तो ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 6। तो यहां पर ये दोनों मिलकर के 16 लीटर ही भर रहे होंगे, लेकिन जब तीनों नल चलते हैं तो 9 लीटर ही पानी भरता है, तो इसका मतलब ये कितना खाली करता होगा, 7 लीटर, ठीक है। अब कह रहा था कि तीनों नल मिलकर के टैंक भर लेते 42 घंटे में, तो टोटल वर्क, तीनों नल जब एक साथ चलते हैं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है, तो 42 घंटे में कितना, इतना। और ये काम किससे करवाना है, सी से, तो 7 6 42, 9 छक्के 54, 54 आवर्स हमारे पास क्या बनेगा सवाल का उत्तर बन जाएगा। सही है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सूरज, जब सवाल नहीं बनते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, है ना, सच्चाई है ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेट x is the mean proportional of 25.6 and 32.4 and y is the third proportional of 32 and 48, then 3x is to 2y हमारे पास कितना होगा, ठीक है।
3x रेशियो 2y कितना होगा? तो भैया x हमारे पास मीन प्रपोर्शन है, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? 25.6 इंटू कितना हमारे पास 32.4। ठीक है, x हमारे पास कितना हो गया? आपने कहा सर ये हो गया 256 इंटू 324 बटे में कितना 100। 256 होता है 16 का, ये होता है 18 का, बटे में कितना 10। 16 8 128, 16 कम 16 16 12 28 है ना। 288 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? x कितना आ गया हमारे पास? 28.8 आ गया। इसके बाद जो y है वो थर्ड प्रोपोर्शन है किसका? 32 और 48 का। तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू 48 बटे 32 हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। 16 दूनी 32, 16 थी 48, 2 से गया 24 बार, 24 थिया 72। ठीक है, अब 3x, 3 इंटू एक्स 28.8 अपॉन 2 इंटू वाई, वाई कितना हमारे पास है 72। डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा 24 बार 240, 2 से कट जाएगा 144 बार, 24 से कट जाएगा 10 बार, 24 से कट जाएगा 6 बार, ये 3 बार और ये 5 बार। ठीक है, तो रेशियो कितना बन गया? 3/5 बन गया। ऑप्शन नंबर 3:5, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट के अंदर ए बी है ना, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी इंटू बी अपॉन ए। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 12 years, then in how much time 4000 will become 8400 at 5% per annum। कह रहा है कि अगर 12 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाए तो कितने समय में 4000 रुपए 8400 रुपए हो जाएंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से? बताइए जरा क्या आंसर बनेगा? बताओ जरा फटाफट से, इसका क्या आंसर बनेगा? आसान सवाल है, कर दो उसको सॉल्व। कर लोगे? देखो बहुत आसान है। प्रिंसिपल कितना है? अभी प्रिंसिपल कितना है? 4000 है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि 12 साल का ऐसा ही कितना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है देखो 12 साल से ज्यादा है ना, तो 12 साल का अगर मैं आपसे ऐसा ही पूछता हूं तो 4000 का कितना? एक साल का 5%, तो 12 साल का 60% है ना, मतलब ऐसा ही कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। तो ये जो 12 साल का ऐसा ही है ये हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं, तो अब हमारे पास नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4000 था और 12 साल का ऐसा ही और जोड़ दिया हमने, तो अब प्रिंसिपल कितना है? 6400 रुपए है, और अमाउंट कितना है? 8400 रुपए है। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए इंटरेस्ट? 2000 रुपए हो गए। बस सवाल खत्म। 2000 रुपए 6400 का कितना परसेंट था? आप देखोगे तो ऐसे या तो फॉर्मूला लगा दो कि 2000 रुपए है, 6400 का 5% से कितने समय के लिए ब्याज होगा?
ठीक है, इसको काट पीट दो तो 5 से कट जाएगा 5 चौको 20, 400 बार, और 4 से कट जाएगा 100 बार, 4 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है, इसके बाद और काट दो, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 25 बार। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 12/4 है ना। टाइम कितना आ गया, 12/4 आ गया, 25/4 आ गया, 6 से 1/4। ठीक है, 6 से 1/4 का मतलब कितना हो गया, इसको आप कर दो 12 से गुणा, तो 6 साल और 3 महीने। ठीक है, 6 साल 3 महीने तो ये हो गए, और 12 साल ये हो गए, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 12 6 18, 18 साल और 3 महीने। ठीक है, 18 साल और 3 महीने, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, देखो भाई 12 साल तो वो कह ही रहे ना कि 12 साल बाद जो हम इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो हमने कहा सही 12 साल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये निकाल लिया, तो आपने कहा सर प्रिंसिपल अभी 4000 है, 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 12 साल का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, कितना आया 2400 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब 12 साल में कितना होगा, 12 साल में होगा 6400 रुपए, लेकिन हमें तो कितना करना है 8400 रुपए। अब 12 साल के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो और कितना समय लगेगा, ये 6400 रुपए 8400 रुपए कितने साल में हो जाएंगे, ये कर दिया मैंने ना, कि 12 साल तक तो प्रिंसिपल 4000 था, 12 साल में कितना अमाउंट हुआ 6400। अब 6400 प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि 12 साल बाद जो भी प्रिंसिपल जो भी इंटरेस्ट आ रहा था वो हमने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। अब 6400 8400 कितने साल में हो जाएंगे ये निकालना है। तो आपने कहा सर 2000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 6400 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम कितना आया 6 साल और 3 महीने और लगेंगे, तो 12 साल ये हो गए, 12 साल में हुआ था 6400। ठीक है, और इसके अगले 6 साल और 3 महीने में हुआ 8400 रुपए, तो कुल मिलाकर के 12 6 18, 18 साल और 3 महीने। सही है, तो आसान सवाल था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 ज्योमेट्री का सवाल है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट क्या है, AC सच दैट AC AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर AC है एंड BC बराबर BD प्लस AD है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए सच दैट AB बराबर AC। ठीक है, BD इज एंगल बाइसेक्टर, इफ BC इज इक्वल टू BD प्लस AD देन फाइंड एंगल A। तो आपको एंगल A बताना है कितना होगा बताओ जरा इस सवाल को। आप एडवांस एडवांस करते रहते हो, सर एडवांस कब कराएंगे, एडवांस कब कराएंगे, लो आ गया, बताओ जरा कैसे किया जाए। क्या आंसर बनेगा, सूरज का आंसर आ रहा है 60।
ठीक है, देखो जरा इसको क्या कर सकते हैं इसमें। एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इसमें कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, डी कोई पॉइंट है एसी पर, ठीक, सच दैट ए बी बराबर एसी है, देखो ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर एसी है, एंड बी डी इज एंगल बाइसेक्टर, बी डी हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया, थीटा हो गया, एंगल बाइसेक्टर है। और जो बीसी है वो बीडी प्लस एडी के बराबर है, बीडी कहाँ है, ये बीडी, बीडी प्लस एडी के बराबर है। तो आपको एंगल ए बताना है, एंगल ए कितना होगा, एंगल ए बताना है, एंगल ए कितना होगा। देखो अगर ये थीटा थीटा टू थीटा हो गया तो ये वाला भी टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। अगर ये ए बी ए सी के बराबर है तो अगर ये टू थीटा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, टू थीटा, ठीक है। बस इसके बाद हमें कुछ दिया ही नहीं है, इसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। अब कैसे किया जाए बताओ जरा। बीसी बराबर बीडी प्लस एडी है ना, बीसी बराबर बीडी प्लस एडी है। देखो अगर ये टू थीटा ये टू थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस टू थीटा, 180 माइनस फोर थीटा हो जाएगा ये, है ना। अब अगर मैं BC बराबर BD प्लस AD दिया हुआ है ना, BC बराबर BD प्लस AD, सिमिलरिटी भी नहीं लग रही है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका होगा। देखो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगा करके देखूं कि जो रेशियो AB और BC का होगा वही रेशियो हमारे पास AD और CD का होगा, है ना, वही रेशियो हमारे पास AD और CD का होगा। लेकिन यहां पर तो BD है, BD प्लस AD, BD प्लस AD, BD तो आएगा नहीं यहां से, फिर क्या किया जाए। फिर देखो एक काम करते हैं, फिर अगर आप देखेंगे ट्राइंगल ABD, ABC में लिख लेते हैं, पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल ABC में या ट्राइंगल ABD में देख लेते हैं ना। अगर मैं ट्राइंगल ABD में देखता हूं तो मैं साइन रूल लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास, AD अपॉन साइन थीटा, AD अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन साइन 180 माइनस फोर थीटा, 180 माइनस फोर थीटा, ठीक है। और यहां से मैं BD की वैल्यू निकाल लेता हूं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो BD क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा AD साइन फोर थीटा अपॉन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या फिर मैं AD की वैल्यू निकाल लेता हूं, AD की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो AD हमारे पास क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा BD साइन थीटा अपॉन साइन फोर थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं BC की वैल्यू, है ना, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये AD हमारे पास BD हो गया, BC की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। अगर मैं देखता हूं ट्राइंगल ABC में, ठीक है, ट्राइंगल ABC में देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC अपॉन साइन 180 माइनस फोर थीटा मतलब साइन फोर थीटा, ठीक है।
या फिर छोटे वाले ट्राइंगल में ले लो, आप ट्राइंगल बीसीडी में ले लो, बीसीडी में, ट्राइंगल बीसीडी में मैं बीसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर ये थीटा ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है। तो ट्राइंगल बीसीडी में साइन रूल लगाता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास बीसी अपॉन साइन 180 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू ये बीडी ले लो, बीडी अपॉन कितना हमारे पास साइन 2 थीटा। तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी मिली, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, तो हो जाएगा बीडी साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में बीसी की वैल्यू रखता हूं तो बीसी हमारे पास कितना है, ये है बीडी इंटू साइन 3 थीटा अपॉन कितना हमारे पास साइन 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बीडी हमारे पास बीडी की जगह बीडी रहने दो, बीडी की जगह बीडी रहने दो, ठीक है, बीडी की जगह बीडी रहने दो, प्लस ये जो एडी है, एडी की जगह ये वाला रख देते हैं बीडी, तो बीडी से बीडी कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए बीडी साइन थीटा अपॉन साइन 4 थीटा, ठीक है। तो बीडी बीडी पूरा कैंसिल हो गया। यहां तक बात समझ में आई सभी को, यहां तक बात समझ में आई सभी को। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं हमें। ये दोनों साइड बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये थीटा 2 थीटा, और क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है इसलिए अगर इसके सामने 2 थीटा है तो इसके सामने भी कितना होगा 2 थीटा। बाकी और कुछ भी नहीं दिया था हमें, बाकी और कुछ भी नहीं दिया हमें, ठीक है। तो मैं साइन रूल लगा रहा हूं और साइन रूल से आंसर मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, साइन रूल से मुझे लग रहा है कि आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर बीसी की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी, इसके बाद बीडी को बीडी रहने दिया और एडी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब देखो बीडी यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है, बीडी से बीडी कट गया, ठीक। अब मैं इसको ले जाता हूं यहां पे खाली पेज पर, ठीक है, तब आप यहां पर समझ लो हमारे पास क्या था। देखो हमारे पास था, हमारे पास क्या है, अरे वो मिट गया, चलो आप यहां पे समझो, कोई बात नहीं, यहां पर आप समझिए ध्यान से। ये हमारे पास था, एक बार और कर लेते हैं, वो सारा मिट गया। ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल था जिसमें ये दोनों साइड बराबर है, यहां पर कोई पॉइंट है हमारे पास डी, फटाफट उठाते हैं, ठीक है। इसको हमने इससे मिलाया, ये एंगल बाइसेक्टर था, ये थीटा, तो ये 2 थीटा हो गया, ये 180 मतलब पाई माइनस 4 थीटा हो गया, ये पाई माइनस 3 थीटा हो गया। मैंने क्या किया मैंने ट्राइंगल ए बी डी में साइन रूल लगाया। हमें ये दिया था कि जो बीडी है ना, जो बीसी है वो बीडी प्लस एडी है, बीडी प्लस एडी है, ठीक है, यही है ना, बीसी बराबर बीडी प्लस एडी, यही है, ठीक। तो एबीडी में मैंने साइन रूल लगाया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला बीडी अपॉन साइन पाई माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू एडी अपॉन कितना हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एडी की वैल्यू निकाली ना, तो याद आएगा बीडी साइन थीटा अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू एडी हो गया, एडी की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, दूसरे वाले नीचे वाले ट्राइंगल में लगाया था साइन रूल, है ना। ट्राइंगल कौन सा हमारे पास है, बीसीडी, इसमें हमने साइन रूल लगाया, तो बीसीडी में साइन रूल लगाया तो मैंने बीसी वाले निकालना चाहिए ना, तो बीसी अपॉन साइन पाई माइनस 3 थीटा, पाई माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा सी डी अपॉन या बी डी अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहां से बीसी की वैल्यू निकाल ली, कितने आगे, बी डी साइन
3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त। तो बीसी की वैल्यू कितनी मिली? बीसी मिला मुझे बीडी इंटू साइन 3 थीटा अपॉन कितना हमारे पास साइन 2 थीटा। बीडी हमारे पास कितना है? बीडी को बीडी रहने दो। एडी हमारे पास कितना है? बीडी साइन थीटा अपॉन साइन 4 थीटा। ठीक है, पूरी इक्वेशन में से बीडी कट गया। अब यहां पर क्या बचा? साइन थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन 4 थीटा। बस इसके बाद है कैलकुलेशन, क्योंकि पूरा सवाल साइन में बदल गया। अब कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रही है। यहां पर आ गया साइन थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे ना। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसकी जगह मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर हो गया साइन 4 थीटा और प्लस साइन थीटा। इसमें आपका ज्योमेट्री भी रिवाइज हो गया और टिग्नोमेट्री भी हो गया। अब टिग्नोमेट्री में क्या पता है आपको? अपन जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? जो होता है साइन ए प्लस बी इंटू 2 साइन ए प्लस बी, है ना, और प्लस साइन ए माइनस बी। ये होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 2 साइन ए कॉस मिलता है। तो 2 साइन ए कॉस बी, इसकी जगह ये फॉर्मूला अगर अपन लोग अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी, इस पूरे की जगह बन जाएगा साइन ए प्लस बी, 3 और 2 5, 5 थीटा और प्लस साइन ए माइनस बी, 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा और प्लस साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा कट गया। अब आ गया आंसर। तो क्या मिला मुझे? देखो साइन 5 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या मिला? हमें मिला साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। इसको मैं ले सकता हूं साइन 180 माइनस 5 थीटा। साइन 5 थीटा को साइन 180 माइनस 5 थीटा लिख दिया इज इक्वल टू साइन 4 थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 180 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। उधर जाएगा तो 9 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। थीटा हमारे पास कितना आया? 20 डिग्री आया। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना आया? 20 डिग्री आया। ठीक, हमसे क्या पूछा था? आगे आंसर, अरे बोलो आगे ना, आगे आंसर कि नहीं आया? तो हमसे पूछा है कोण ए ज्ञात कीजिए। कोण ए हमारे पास कितना था? देखो थीटा हमें कितना मिला? 20 डिग्री मिला। ठीक, तो 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 डिग्री आ जाएगा। 100 क्या बनेगा? सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, 100 क्या बनेगा? सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लो इस सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अभी तो मुझे साइन रूल लगाना ही सही लगा तो मैंने साइन रूल ही लगा दिया। बाकी अगर और दिमाग इसमें लगाया जाए तो हो सकता है कि छोटा हो जाए, लेकिन अभी तो यही मेथड आ रहा है दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसीलिए सवाल ज्योमेट्री प्रैक्टिस का खेल है। अब मैंने सवाल ऐसे कई बार सॉल्व किए होंगे तो इसलिए मेरे दिमाग में आ गया कि अपन लोग साइन रूल लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। है ना, इसमें ज्योमेट्री भी रिवाइज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी रिवीजन हो गया। तो क्वेश्चन भले कम कीजिए लेकिन ऐसे कीजिए कि जिनसे दिमाग की बत्ती खुल जाए, है ना। तो ये बात सबको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए ये हमारे पास सवाल हो गया और इसका उत्तर हमारे पास कितना आया था, 100 डिग्री। हाँ बिल्कुल इज्जत देने वाला सवाल है, लेकिन इसको कठिन नहीं बोलेंगे ना, इसको टफ नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये लेंदी है थोड़ा सा, टाइम अगर हो तो कर सकते हो आप, मतलब अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया दिमाग में कि अच्छा ये होना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा था टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 232 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी is 26 hours. C is a point situated between A and B at a distance of 87 km from A. The time taken by the boat to cover the distance from A to C and C to A is 15 hours. Then find the time taken by the boat to cover the distance from B to C. B से लेकर के C तक कवर करने में कितना समय लगेगा? यार वो लोग तो ग्रेट है, लेजेंड्स रहे हैं वो लोग, ठीक है, उनके लिए ये सवाल क्या है, वो ये सवाल थोड़ी लगाते थे, वो तो चीजें खोजते थे, है ना, कहीं किसी इक्वेशन में फंस गए तो फिर वो पीछे पड़ जाते थे कि ये इक्वेशन में रूट कहां से आएंगे, उन सब में वो तो चले जाते थे अंदर, है ना, वो अलग लोग थे, इसलिए उनका नाम हम लोग इज्जत के साथ लेते हैं। नहीं, हमें क्या करना है, हमारा पर्पज ये है, वो आए पृथ्वी पर इसलिए थे, है ना, मैथ को सुधारने के लिए और चीजें बनाने के लिए। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज ये है कि जितना काम बनता है उतना निकाल लीजिए और लेफ्टिनेंट बन जाइए या फ्लाइंग ऑफिसर बन जाइए, बस, ठीक है। जो उन्होंने किया वो हर एक के बस की बात नहीं है, जो हमारे बस की बात है अपना कर रहे हैं, ठीक, बस इज्जत देते जाइए सवालों को। गणित मांगती है प्रैक्टिस, भयंकर प्रैक्टिस करो खूब सारी। ये क्या होता है कि हम जैसे ही 8-10 सवाल लगाते हैं और हमसे बन जाते हैं, हम सोचते हैं अरे अब तो सवाल आसान आ गया, बन जाएगा सवाल, सवाल नहीं बनता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो इस सवाल को, ए से लेके बी तक कह रहा था टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 232 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी इन 26 आवर्स। 232 किलोमीटर की दूरी है और ए से बी जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 26 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सी इज अ पॉइंट सिचुएटेड बिटवीन ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 87 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो यहां पर कहीं पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट सी है जो ए से 87 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो बी से कितना हो गया, 12 में से 7 गया 5 बचा, और 22 में से 7 8 गया तो कितना बचा हमारे पास, 17 नहीं 16 और 6 22, ये कितना हो गया, 12 में 7 गया 5 बचा, और 22 में से 8 गया तो कितना बचा, 14, 145 किलोमीटर, ठीक है। फिर कहता था टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ए से सी जाने में कितना समय लगता है, ए टू सी एंड सी टू ए इन 15 आवर्स। ए से सी एंड सी से ए जाने और आने में कुल मिलाकर के 15 घंटे लगते हैं, 15 आवर्स। कह रहा देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी आने में कितना समय लगेगा, बी से सी आने में कितना समय लगेगा, कर लोगे? देखो अगर 232 किलोमीटर जाने में आपको लगते हैं 26 घंटे, ठीक है, तो जैसे ए से बी है उसी डायरेक्शन में ए से लेके सी है क्या नहीं? अब वो चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो, जैसा जिस डायरेक्शन में ए से सी है उसी डायरेक्शन में ए से बी है। तो अगर हम लोग ये देखें कि 232 किलोमीटर जाने में 26 घंटे लगते हैं, तो 87 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको सर 26 बटे में 232 इंटू कितना 87, है ना,
तो इसको काट पीट दो। कट रहा है, 2 से काटते हैं 13 बार कट जाएगा। 2 से काटते हैं तो कट जाएगा कितने बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 116। ठीक है, 29 से कट जाएगा 4 बार, 29 से कट जाएगा 3 बार। 39/4 घंटे हमें लगते हैं। ए से लेकर के सी तक जाने में 39/4 घंटे लगते हैं। मतलब हमें ए से लेकर सी तक जाने में अगर 39/4 घंटे लगते हैं तो 4 नाम 36, ठीक है, 9 सही 3/4 घंटे लगते होंगे। ठीक है, 15 चौको 60, तो 9 घंटे और 45 मिनट लगते हैं मुझे ए से लेकर सी तक जाने में। और बाकी ए से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक, ठीक है, हमें कितने घंटे लगते हैं? तो आप कहेंगे सर हमें लगते हैं 15 घंटे। तो अगर आप ए से लेकर सी तक जाते हैं 9 घंटे 45 मिनट में, तो वापस कितने घंटे में आते होंगे? ए से लेकर सी तक आपको लग गए 9 घंटे 45 मिनट, तो वापस आते होंगे 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। 5 घंटे और कितने मिनट में आप आते होंगे? 15 मिनट में ना, 5 hours 15 minutes में। 5 घंटे और 15 मिनट में आप वापस आ पाते होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, क्योंकि आपको सेम डिस्टेंस जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, आने में कम टाइम लग रहा है। जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, आने में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, बस तो छोड़ रहे हैं, इस सवाल के बाद छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, कह रहा है द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए इज 15 आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। भाई अगर आपको पता लग गया कि ये हमारे पास अप स्ट्रीम है ना, जैसे आप ए से सी जाते हैं 9 घंटे 45 मिनट में और सी से ए वापस आते हैं 5 घंटे 15 मिनट में, तो आपको पता लग गया कि सी से ए डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि आप गए थे तो ज्यादा टाइम लग रहा है, आए तो कम टाइम लग रहा है, आए तो कम टाइम लग रहा है ना। तो बस अब यहां से पता चल जाएगा कि भाई 87 किलोमीटर जाने में मुझे, मतलब 87 किलोमीटर तय करने में सी से ए जाने में मुझे कितना टाइम लगता है 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट को आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो 15 में से मैं 39/4 भी घटा सकता था ना, तो 15 चौको 60 में से 39 घटा देते तब भी आ जाता 21/4 आ जाता ना। तो इतने दूरी को तय करने में मुझे इतना समय लगता है, तो 145 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 21/4 इंटू 145/87। ठीक है, तो 29 से काट दो, 3 बार कट गया, 29 से कट गया 5 बार, 3 7 21, 7 पंचे 35/4 घंटे, तो 35/4 हो गया, 4 8 32 और 3 35, 8 सही 3/4 इंटू कितना 60, तो 15 चौको 60, 8 घंटे और 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। 8 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? तो कोई भी सवाल मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, सारे सवाल आपके सामने सॉल्व किए ना, और आराम आराम से इसलिए करें ताकि आप चीजें पकड़ पाए। अदरवाइज डायरेक्ट करने वाला सवाल था कि भाई अगर यहां से यहां तक जाने में 87, यहां से यहां तक जाने में और आने में 15 घंटे लग रहे हैं, तो 232 किलोमीटर जाने में अगर आपको लगता है, ए से लेके बी तक जाने में आपको लगता है 26 घंटे, तो ए से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? बाकी टाइम घटा करके डिवाइड करना था, बस कुछ नहीं करना था इस बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं, बाकी आपकी क्लास है। ये इसका हिंदी वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। ठीक है, ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर बाकी मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे, कभी सरल मिलेंगे, कभी कठिन मिलेंगे, कभी बहुत कठिन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही कठिन सवाल लाता हूं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस मुझे हर एक टाइप की करवानी है कि आसान पेपर आ जाए, आपका मीडियम आ जाए, टफ आ जाए, आप ये ना कहें कि नहीं हम तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। ठीक है, इसलिए है।
चलिए तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।